हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में आपका स्वागत है। मैं मैप माइंड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैप माइंड्स की हिस्ट्री के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं और आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं कंप्लीट करते हुए। तो हमारा जो सेशन शुरू हुआ है वो जो सेशन है वो है किसका? इतिहास। इतिहास का सेशन है। अभी हमने इसलिए रोक दिया था क्योंकि थोड़े से हमें पता चला था कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज होने वाला है ना, इसीलिए हमने इस स्ट्रीमिंग को थोड़ा सा रोक दिया था। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम इस स्ट्रीमिंग को कंप्लीट करेंगे। इतिहास हमारा पूरा पूरा आ रहा है ना। मैं अभी आपको बता देता हूं, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री जो है सेशन पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो हमको बस यही देखना है कि हमको क्या करना है और कैसे हम इसको कवर करेंगे, है ना। टेंशन नहीं लेने का, अपन के साथ रहने का। अपन कंप्लीट करवाएगा यहाँ पर इतिहास था मेरे को। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इतिहास पहले हम देख लेते हैं सिलेबस को थोड़ा सा। 18/1/2024 पर नई विज्ञप्ति आई है और इसी विज्ञप्ति क्या मतलब एक नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि ये जो है 2024 में प्रकाशित किया गया है और 2024 की एग्जाम 2024 की एग्जाम में अप्लाई होगा, जो होने वाली है प्री प्लस मेंस की। कुछ चीजें चेंजेस हुई है, उन चेंजेस को हम थोड़ा देख लेते हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। उसमें आपको बाकी सब चीजें हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो अभी मैं आपको वर्तमान में बता रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है। राज्य सेवा, ठीक है, राज्य सेवा, मुख्य परीक्षा, प्री परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है। अब देखो ओएमआर पर ही आधारित है, लिखित वर्णनात्मक है। ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र 2 घंटे का ही होने वाला है, 200 अंकों का होना है। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 2 घंटे का ही है, 200 नंबर का होने वाला है। ठीक है। बाकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक दिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा सिलेबस जो दिया हुआ है, सिलेबस के बेस पर ही हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, सिलेबस के आधार पर ही हम यहाँ पर काम करेंगे। ऐसी कोई भी चीजें नहीं दी हुई है ना, जिससे हमारा प्री प्रभावित हो, है ना। ये बात आपको याद रखनी, प्री को प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर अवेलेबल अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ और चीज प्रभावित कर रही है क्या, नहीं। तो हम सीधे आ जाते हैं, है ना, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में देख लेते हैं 2024 का जो सिलेबस है उसमें इतिहास दिया हुआ है। हाँ, इतिहास दिया हुआ है। प्राचीन, ठीक है, प्राचीन पूरा दिया हुआ है ना। प्राचीन ज्ञान, परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद और ये सब हमने कवर कर लिया है इसके पहले। यज्ञ, कर्म, सिद्धांत, है ना, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सब दिया हुआ है ना। बोधिसत्व, तीर्थंकर मतलब यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन वाला वो है। ठीक है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, ठीक है, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, मतलब प्री में पूरा इतिहास आ रहा है, प्राचीन और मध्य वाला, प्राचीन मध्य वाले पूरे इतिहास के बारे में यहाँ पर बोला गया है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, मतलब कला, प्रारूप, साहित्य, ठीक है, पर्व, उत्सव जो ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंट है वो पूछे गए हैं। ठीक है, 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी आ गए। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय ने जो चलाया, फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने जो चलाया, वैसे छोटे छोटे धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, आगे की बात करें, स्वतंत्रता पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये मतलब हमारा पूरा इतिहास, पूरा इतिहास पूछा हुआ है और हमको कुछ नहीं छोड़ना है। इट मीन्स हम पूरा पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश की इतिहास संस्कृति दिया हुआ है, भारत का भूगोल दिया हुआ है, विश्व का भूगोल मेन से हटा दिया गया है, मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, दोनों की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर ये जुड़ गया है और बहुत अच्छे तरीके से अब इतिहास देखना है आपको। विज्ञान एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीजें ट्रिम हो गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आ चुके हैं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, कर्तव्य, और यहाँ पर प्रादेशिक, है ना, राष्ट्रीय प्रादेशिक ये आयोग यहाँ डाल दिए गए। यहाँ पर आयोग आ चुके हैं, है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं वो यहाँ पर आ चुकी है, जो यूनिट नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ डाल दी गई है। ठीक है,
उसके बाद विज्ञान पर्यावरण जो 7वीं यूनिट में था, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी वैसा ही है, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं जो सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है, अब ये यहाँ पर नया जुड़ गया है पूरी तरीके से। यह आपको तैयारी करनी है, मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातीय भौगोलिक विस्तार, मतलब इससे क्वेश्चन बनना अब लाजमी है। यहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आएंगे ही, अब याद रखना प्रीम। ठीक है, जनजातियां मध्य प्रदेश की पूरी घोट डालो पी डालो। ठीक है, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली मध्य प्रदेश की जनजातियां, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान। ठीक है, जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से थे। ठीक है, प्रमुख संस्थान उनके लिए, संग्रहालय, प्रकाशन क्या क्या है मध्य प्रदेश में, लोक संस्कृति और लोक साहित्य कौन कौन से, ये सब आपको देखना है। अब बहुत खतरनाक हो गया यहाँ पर। ठीक है, और बाकी द्वितीय प्रश्न पत्र तो हमारा वैसा ही है। ठीक है, 10वीं कक्षा स्तर का ये हिंदी भी पूछा जाएगा, इसके अंदर बहुत अच्छा पूछा जा रहा है इस बार, फटाफट हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा में बहुत बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। 150 के हमारे पेपर हो गए। ठीक है, तो 150 के हिसाब से हम पेपर को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 3 घंटे के 150 के 2 हिस्से बना दिए गए। 3 घंटे 150 के 2 हिस्से, फिर 150 और फिर आखिरी में जो हमारा सामान्य हिंदी है वो 200 है, और हिंदी निबंध जो है वो 100 का है। मतलब टोटल 1500 अंक के हो रहे हैं। साक्षात्कार हो रहा है कितने का, 185 अंकों का साक्षात्कार यहाँ पर हो रहा है। ये हिंदी वाले क्षेत्र का है ना, हिंदी निबंध, लेखन, व्याकरण। ठीक है, ये सब इन साल क्षेत्र में पूछी जाएगी, पंचम और षष्ठ प्रश्न पत्र में। ठीक है, सभी 3 घंटे के हैं, सिर्फ हिंदी वाला 2 घंटे का यहाँ पर है, और 2.5 घंटे का आपका निबंध वाला और प्रारूप लेखन वाला होगा। टोटल मिलाकर 1500 शब्दों का गेम होगा। 1500 शब्दों का गेम है, लेकिन ये गेम में बहुत बड़े चेंजेस आ चुके हैं, है ना, उनको हम देख रहे हैं। देखिए नीचे की तरफ बहुत बड़े चेंजेस दिए हुए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये संख्या 15 ही है। ठीक है, लेकिन अंक हो गए हैं 2। पहले 3 नंबर थे, 3 मार्कर थे, अब वो क्या हो चुके हैं, 2 मार्कर हो चुके हैं। 3 मार्कर को क्या बना दिया है, 2 मार्कर बना दिया है। ठीक है, अब पूर्णांक कितने हो चुके हैं इसके, 30 मिलेंगे आपको। उसके अलावा यहां पर हो चुके हैं लघुत्तरीय मतलब 5 मार्कर जो थे वो 10 आएंगे, है ना। ये कितने आ रहे हैं, 15 नंबर में आ रहे हैं, मतलब टोटल नंबर। ठीक है, और ये पूर्णांक है, और पूर्णांक पुराने वाले थे ये, और ये पूर्णांक जो है ये नए वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 2 मार्कर हो गए। अब नंबर कितने नंबर में आ रहे हैं, नंबर कितने दे रहे हैं, देखिए यहां पर 10 नंबर, प्रश्नों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, और ये क्या हो चुके हैं, 7 मार्कर बन चुके हैं। 5 मार्कर क्या बन चुके हैं, 5 मार्कर पहले हुआ करते थे, अब ये बन चुके हैं 7 मार्कर। याद रखिएगा 7 मार्कर हो गए, तो हम जितने भी 5 मार्कर कर रहे हैं वो 7 मार्कर हो चुके हैं। कॉपी का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इसी चीज से, जो आपकी कॉपी आ रही थी, है ना, कॉपी का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा बुकलेट था उसमें एक 5 मार्कर ऊपर, 5 मार्कर नीचे। अब ये प्रारूप चेंज हो जाएगा कॉपी का, क्योंकि इसमें लिमिटेड जगह है ना, 100 शब्दों में ये भी दे रहा है, या फिर 70 शब्दों में भी लिखना है, तो इस कॉपी में तो नहीं आएगा, है ना। प्रारूप यहां पर नया आ सकता है। 7 नंबर, या तो उतनी ही जगह दे दे, नंबर बढ़ा दिए हो। ठीक है, टोटल इसमें हमको कितने, शब्द संख्या कितना है, 60 दे रहा है। शब्द संख्या सीमा कितनी दे रहा है, 60 दे रहा है ये इसके लिए। 60 मतलब लगभग पिछली बार पहले 50 दिया करता था, 50 से 60 शब्दों में, अभी 60 बोल दिया, तो शायद से यहां पर कॉपी का फॉर्मेट चेंज हो जाए। ठीक है, उस हिसाब से हमारा जो 5 दे रहा है वो कितने, है ना। यहां पर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है नंबर में नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी दे रहा है, ये जो हमारे थे 11 मार्कर, अब वो कौन से हो चुके हैं, 10 मार्कर बन चुके हैं। 11 मार्कर जो बड़े क्वेश्चन थे 10 मार्कर हो चुके हैं। और कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 आएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से 10 मार्कर के हिसाब से 5 नंबर बनेंगे, और ये टोटल कितने हो गए, 150 हो गए। तो मतलब अब क्या क्या आने वाला है, 2 मार्कर, 7 मार्कर, ठीक है, और 10 मार्कर। अब हम इस पर बात करेंगे। जो मैंने 3 मार्कर इसके पहले बताए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो 2 मार्कर बताए वही 3 मार्कर है, क्योंकि पहले भी लिखा हुआ था 10 से, है ना, 10 से 15 शब्दों में, पहले भी था शब्दों में, लेकिन कितनी जगह थी, 3 लाइनों की जगह वहां पर छूटी हुई थी। अभी भी 3 लाइनों की ही जगह देगा, है ना, लेकिन आपको 2 मार्कर लिखना है कितने शब्दों में, 20 शब्दों में,
यानी कितने शब्दों में लिखना है, शब्द संख्या है इसकी 20 शब्दों में आपको इसको लिखना है अब, ठीक है। ठीक, फिर 7 मार्कर की आपको दे दी सब शब्द संख्या कितनी दे दी है, 60 शब्दों में लिखना है, यहाँ पर 200 शब्दों में लिखना है। तो मैंने आपको अभी तक बताते आया हूं 5 मार्कर, तो जो 5 मार्कर है वही 7 मार्कर है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं नए क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया ऋग्वेद, अब ऋग्वेद कोई 2 मार्कर में अलग और 3 मार्कर में अलग तो नहीं बन जाएगा ना, तो इसीलिए 2 मार्कर ही क्या है, 3 मार्कर है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत हमारे का सामने नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। 10 मार्कर 11 मार्कर ही 10 है और 5 मार्कर ही 7 है। तो अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। अब मैं इस बेस पे बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई खेल खेल रहा हूं, ठीक है। फिर उसके अलावा चतुर्थ प्रश्न पत्र और पंचम प्रश्न पत्र में थोड़ा सा अलग फेरबदल करके यहाँ पर रख दिया कि कितने कितने आएंगे। प्रथम निबंध, द्वितीय निबंध, प्रारूप लेखन, प्रतिवेदन, ठीक है। अति लघुत्तरीय जो हमारे जो चतुर्थ प्रश्न पत्र में है, ठीक है, उसके बारे में, फिर लघु उत्तरीय और ये सब चीजें इसमें बताई हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन, हमने जो डिस्कस करा पेपर से संबंधित, है ना, कि पेपर में क्या क्या चीजें आ रही है और कैसे हमको उससे डील करना है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात करें, है ना, हमको कंफ्यूजन नहीं आना है ना, और सीधे सीधे हमको क्या करना है, हमारे नॉलेज पर ही आधारित रहना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, हम अपने नॉलेज पर आधारित होंगे, ठीक है। तो ही हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम हमारा सेशन चालू करते हैं। कौन सा, अब हम आ चुके हैं कहां पर, संगम काल पर आ चुके हैं। हम कहां आ चुके हैं, संगम काल पर आ चुके हैं, और संगम से ही हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। टेंशन मत लीजिए, हम संगम काल पर आ गए, ठीक है। अब देखिए संगम काल में हम यहाँ पर समझेंगे कि संगम काल कैसे शुरू हुआ और संगम क्या है ना। यहाँ से हम हमारा संगम काल शुरू करते हैं। संगम काल क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीजें उसमें विद्यमान थी और क्या हमारे साथ में चल रहा था, उसको हम देखते हुए चलते हैं। तो मैंने आपको सिलेबस बताया है, सिलेबस किस बेस पर बताया है, मैंने सिलेबस बेस बताया है 2024 का, 2024 के नए सिलेबस के बेस पर हम इसको चला रहे हैं। 2024 के न्यू सिलेबस के बेस पर हम इसको कवर कर रहे हैं। इतिहास बदलता नहीं है, कोई नई बुक नहीं आ जाएगी 2024 की, 2024 में भी वही इतिहास होगा जो है। मैंने बता दिया वहां पर प्राचीन लिखा हुआ है, साफ साफ प्राचीन भारत का इतिहास वहां पर भी लिखा हुआ है। 10वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य की घटनाएं भी वहां पर लिखी हुई है, साफ साफ शब्दों में वहां पर दिया हुआ है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोधिसत्व दिया हुआ है, मतलब वहां पर हमारे जो संगम के बाद वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। बोधिसत्व दिया हुआ है, मतलब क्या है, धार्मिक आंदोलन कैसे हुए, कैसे आगे की तरफ चले, ठीक है। भागवत धर्म क्या था, शैव धर्म क्या था, ठीक है, इनके बारे में भी जानकारी, जैन धर्म क्या था, ठीक है। उसके बाद हम मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म है, सब कुछ हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली पिक्चर नहीं है। चलिए, तो आज की सभा की शुरुआत करते हैं हम यहीं से, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो है, हम संगम काल को शुरू कर रहे हैं यहां से। चलिए, तो देखिए संगम काल को, ठीक है। तो संगम काल में सबसे पहले हम बात करें संगम, ठीक है। संगम का मतलब क्या होता है, ये एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है ना, संस्कृत भाषा का एक शब्द आता है। संगम का अर्थ होता है सभा। संगम का अर्थ क्या होता है, सभा होती है, कि संगम करना मतलब एक तरीके की सभा करना, ठीक है। तो यदि हम इसको क्या बोलते हैं, कवियों का संगम, है ना, कवियों का संगम बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कवियों की सभा, है ना, क्या हो जाएगा, ये कवियों की एक सभा हो जाएगी, ठीक है। तो संगम कहाँ के साहित्य के बारे में बताता है, यदि हम संगम साहित्य के बारे में बात करें, संगम साहित्य के बारे में यदि हम बात करें, तो संगम हमको दक्षिण भारत के बारे में बताता है। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमको यहां पर जानकारी देता है कि दक्षिण भारत में एक ऐसा इतिहास था, सामान्य रूप से तमिल क्षेत्र के बारे में हमको पूरी जानकारी देगा कि संगम साहित्य क्या था, संगम साहित्य में तमिल कैसे चला, तमिल साहित्य कैसे चला, उन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।
अब संगम की स्थापना किसने करी थी? संगम की ऐतिहासिक रूप से यदि हम साहित्यिक स्थापना की बात करें, कौन सी स्थापना? साहित्यिक साहित्यिक स्थापना के रूप में बात करें तो इसे स्थापित करा था पांड्य राजाओं ने। पांड्य राजाओं द्वारा संगम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब पौराणिक समय में, है ना, पौराणिक समय की यदि बात करें तो इसमें 3 संगम माने गए, है ना। पौराणिक समय में बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से 3 संगमों के बारे में बताया गया है, लेकिन, है ना, इसका काल निर्धारण अभी तक नहीं है। हम इसका काल निर्धारित नहीं कर पाते हैं, है ना। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी चीजें आगे की तरफ बताऊंगा कि कैसे काल निर्धारण नहीं हुआ है। ठीक है, तो संगम जो है इसमें कितने संगम हुए? प्रमुख रूप से 3 संगमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं जो अंतिम संगम हुआ, अंतिम या तीसरा जो संगम हुआ, है ना, जो किसकी? ईसा शताब्दी, है ना, ईसा युग जब शुरू हुआ था, ईसा युग जब हमारा शुरू हुआ था, मतलब प्रथम ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम ईसा शताब्दी हमारी, जब ईसा पूर्व के बाद पहली ईसा शताब्दी शुरू हुई थी, उसी से कुछ वर्ष पूर्व क्या हुआ था? तीसरा संगम हुआ था। यह हमको पौराणिक रूप से, और जो उस समय का वर्णन है, वर्णन के हिसाब से, यहां पर कोई डेट नहीं है, यहां पर कोई डेट या फिर कोई वर्ष नहीं दिया गया है, क्योंकि उस समय डेट और शब्द वर्ष के बारे में हमको, शताब्दी के बारे में हमको कोई पता नहीं था। ठीक है, लेकिन जिस समय के कालक्रम की ये बात करते हैं, उस कालक्रम के आधार पर हमको पता चल जाता है कि ये हमारी ईसा शताब्दी शुरू होने के समय, है ना, पहली ईस्वी शुरू होने के पहले, मतलब ईसा पूर्व। कब? ईसा पूर्व में संगम साहित्य चला, ईसा पूर्व में संगम साहित्य चला। अब संगमों की संख्या हमने कितनी बोली? 3 संगम बोले। तो प्रथम संगम, है ना, प्रथम संगम मतलब पहली सभा जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? मदुरा में हुई थी। ठीक है, पहली सभा कहां पर हुई थी? मदुरा में हुई थी। द्वितीय की बात करें, द्वितीय संगम की बात करें तो कहां पर हुई थी? कपातपुरम। दूसरा संगम जो हुआ था कपातपुरम में हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये समुद्र में विलीन हो चुका है। मतलब ये हिस्सा क्या हो चुका है? डूब चुका है समुद्र के अंदर। अब हम तृतीय की बात करें कि तृतीय संगम कब हुआ था? तृतीय संगम की बात करें तो तृतीय संगम फिर से कहां पर हुआ था? मदुरा में ही हुआ था। तृतीय संगम मदुरा में हुआ था। और ये जो तृतीय संगम हुआ था, ये पहली शताब्दी के समीप, पहली ईस्वी से पूर्व ही हुआ था। पहली ईस्वी से पूर्व की बातें इसके अंदर दी हुई है और उसी के पूर्व हुआ था। तो आपको याद रखना है कि संगम साहित्य क्या है? लगभग पहली शताब्दी से शुरू हुआ साहित्य है। पहली शताब्दी से शुरू हुआ ये एक साहित्य है। ठीक है, अब संगम है क्या? संगम के बारे में जान लेते हैं कि संगम में हुआ क्या, और उसके थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी हम उसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ठीक है, संगम काल में, जो संगम काल हमारा आया, उसके अंदर साहित्यिक रचनाओं पर जोर दिया गया। इस समय बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हुई। ठीक है, लेकिन इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि काल क्या है इसका। काल अभी तक हमें कोई ज्ञात नहीं है, ज्ञात काल इसका बताना संभव नहीं है। लेकिन इसका अनुमान किस आधार पर लगाया जा सकता है? सामाजिक, है ना, सामाजिक परिस्थितियां। ठीक है, उसके अलावा जो राजनैतिक स्थिति उस समय थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति उस समय जो बन रही थी, उस आधार पर ही हम क्या करते हैं? इसको बताते हैं कि यह ईसा पूर्व का था, है ना। संगम युग कब चला? ईसा पूर्व में चला, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी वो एक ही समान रूप से हमको दिखाई देती है। इन्हीं सब जीवन के बारे में हम जीवन से ही हम क्या कर सकते हैं? काल का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें
है ना, संगम युग। संगम युग मतलब क्या हो जाता है, यहां पर बहुत सारे साहित्य की रचना की गई थी। संगम युग में अत्यधिक बहुत सारे साहित्यों की संरचना की गई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कविता संग्रह, ठीक है, और उसके अलावा है ना महाकाव्य, कविता संग्रह और महाकाव्य। कविताएं तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन दो प्रमुख रूप से हमको महाकाव्य देखने को मिलते हैं, है ना। तो पहला दिखाई देता है शिलप्पदिकारम। कौन सा? शिलप्पदिकारम। शिलप्पदिकारम जो है यह हमें पहला महाकाव्य दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरा दिखाई देता है मणिमेखला। मणिमेखलय, है ना, याद रखिएगा, मणिमेखलय है, मणिमेखलय, है ना। ये दो हमको महाकाव्य देखने को मिलते हैं। अब इससे क्या जानकारी मिलती है महाकाव्य से? उस समय का समाज कैसा था, उस समय व्यापार कैसा हुआ करता था, समाज कैसे हुआ करता था, ठीक है। अब देखो समाज के बारे में तो जानकारी मिलती है, तो ये प्राचीन चीजों के बारे में बता देता है कि सामाजिक रूप से ज्यादातर विकास नहीं हुआ था, चीजों की खोज नहीं हुई थी, तो समाज उसको दर्शाता है। और व्यापार कैसे दर्शाता है? क्योंकि इस समय ग्रीक, है ना, इस समय ग्रीक और रोमन लेखक, है ना, ग्रीक और रोमन लेखक जो है उन्होंने भी इसका इसी समय काल का वर्णन करा है ना। वैसे ही सामाजिक स्थितियां और वैसी ही प्राचीन स्थिति, है ना, सामाजिक स्थिति के बारे में, प्राचीन स्थितियों के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो इन्हीं स्थितियों के वर्णन के आधार पर हम क्या देख लेते हैं, इन स्थितियों के वर्णन के आधार पर हमको पता चल जाता है कि ये जो साहित्य है ये बहुत पुराना है, ठीक है। हमको विदेशी रूप से भी यहाँ पर क्या मिलते हैं, व्यापार के उल्लेख मिलते हैं, व्यापार से हमको पता चल जाता है, ठीक। अब जो हमारा संगम साहित्य है, जो संगम साहित्य हमारे दिखाई देता है, ठीक है, इसे उत्कृष्ट क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट तमिल साहित्य, उत्कृष्ट तमिल साहित्य की रचना इसमें हुई थी, ठीक है। यदि हम पहला संगम की बात करें तो कहां पर हुआ था? मदुरा में हुआ था। दूसरे साहित्य की यदि हम बात करें तो कहां पे हुआ था? कपातपुरम में हुआ था। और तीसरे संगम साहित्य की यदि बात करें तो तीसरा भी कहां पर हुआ था? तीसरा भी हमारा कहां पर हुआ था? मदुरा में ही हुआ था, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जाए, ठीक है, जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, है ना, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, मतलब संगम साहित्य जो लिखा गया, संगम साहित्य, ठीक है, जो लिखा गया, उसमें जो प्रमुख हमारे पास आ जाता है तो वो कौन सा आ जाता है? तोलकप्पियम, है ना, तोलकप्पियम। ये जो हो जाता है, यह ग्रंथ क्या है? तमिल व्याकरण है। तमिल की व्याकरण के बारे में बात करें कि तमिल व्याकरण क्या है? तोलकप्पियम जो है ग्रंथ जो लिखा गया था, है ना, वैसे ही जैसे छांदोग्य उपनिषद है ना, छांदोग्य उपनिषद है, उसके अलावा और भी ग्रंथ है जो भारतीय क्षेत्र में ये बताते हैं कि वो वहीं से हमारी भाषाएं निकलकर आई, वही हमारे लिए क्या था? मुख्य था, वही भाषाएं लेकर आया, ठीक है। तो वैसे ही तमिल के लिए प्रमुख कौन हो गया हमारा? है ना, तोलकप्पियम, जो तमिल, है ना, तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ होता है, ठीक है। इसी में, है ना, इसी ग्रंथ में क्या किस चीज के बारे में बताया गया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों के ही बारे में इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो था, ये कब लिखा गया? दूसरे संगम में, है ना। ये सब कहां पर संगम में बताया गया? द्वितीय संगम में इसकी रचना हुई थी, याद रखिएगा, द्वितीय संगम में तोलकप्पियम इसकी रचना की गई थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा संगम जो मदुरा में हुआ,
है ना। तीसरा संगम जो मदुरा में हुआ उसमें भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, बहुत सारी कविताएं इसमें लिखी गई, ठीक है, बहुत सारी कविताएं इसके अंदर लिखी गई, ठीक है, और बहुत सारे काव्य इसके अंतर्गत समय पर लिखे गए, ठीक, बहुत सारे काव्य जिसमें लिखे गए। तो देखिए अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ना, क्योंकि इसमें इन सभी ने मतलब जितने तीनों संगम थे, तीनों संगमों में जो रचनाएं हुई, तीनों संगमों की जो रचनाएं थी वो रचनाएं सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ठीक है, सभी व्यापारिक, आर्थिक सभी पहलुओं के ऊपर प्रकाश डालती थी। इसीलिए ये संगम साहित्य दक्षिण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रह जाता है। तात्कालिक समाज के बारे में हमें पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। बहुत सारे पुराण लिखे गए, मतलब इस समय बहुत सारी रचनाएं की गई, ठीक है। अब ये जो साहित्य है ना, साहित्यिक ग्रंथ जो है नीति, राजधर्म, नागरिकता, श्रृंगार, जीवन, कला आदि सभी समस्याओं पर प्रकाश डालता है कि नीति कैसे बनाते थे, राजधर्म क्या था, नागरिकता क्या थी, है ना, नागरिकता कौन उस क्षेत्र का नागरिक है, श्रृंगार, ठीक है, प्रेम रस सभी से चीजों के बारे में बताता है, जीवन के बारे में बताता है ना, जीवन जीने की कला के बारे में बताता है। इन सभी का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन करता है, बहुत अच्छा वर्णन करता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, संक्षिप्त वेद भी कहा गया है ना। संगम साहित्य को क्या बोला गया है, क्योंकि बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, संक्षिप्त वेद के नाम से भी बोला गया है। तो आपसे पूछे जाए 3 मार्कर में, यहाँ पर 3 मार्कर एक बन के आ सकता है ना, कि संक्षिप्त वेद क्या है। तो संक्षिप्त वेद क्या है, जो संक्षिप्त वेद मतलब क्या हो गया, संगम साहित्य की संक्षिप्त वेद के रूप में हमको देखा जाता है, ठीक। इन सब में सबसे बड़े बड़े 3 है ना, 3 महाकाव्यों के बारे में यदि हम बात करें, प्रमुख हमारे जो है ना तीसरे संगम काल में 3 बड़े महाकाव्य लिखे गए, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताता हूं, पहला महाकाव्य कौन सा लिखा गया, शिलप्पा दीकारम, ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध है ना, सबसे प्रसिद्ध जो था शिलप्पा दीकारम लिखा गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी कविताएं, संगीत, नाटकीय तत्वों को संपूर्ण सम्मिलित किया गया। दूसरा जो था वो था मणिमेखलय, मैंने आपको पहले ही बताया है मणिमेखलय, है ना, मणिमेखलय यहाँ पर बहुत ही दूसरा साहित्य था। तीसरे के बारे में बात करें तो जीवक चिंतामणि, ये 3 बड़े प्रमुख साहित्यों के बारे में हमको यहाँ पर मिलता मतलब जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है ना। शिलप्पा दीकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिलती है और यही सबसे बड़े बड़े यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक। आगे की तरफ बात कर लेते हैं और भी, क्योंकि तमिल साहित्य के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संगम साहित्य में, है ना, संगम साहित्य को क्या भी बोला जाता है, सूथरा तमिल साहित्य भी बोला जाता है, सूथरा तमिल साहित्य, इसीलिए जो संगम काल था सूथरा तमिल साहित्य भी इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म के ऊपर झुकाव नहीं था। ये जो था धर्मनिरपेक्ष था पूरी तरीके से, किसी भी धर्म की तरफ इसका कोई झुकाव नहीं था। सभी कवि जनताओं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को बताते थे, ठीक है, उनमें सुधार का बहुत बड़ा कार्य करते थे। इसी को शिक्षा का भी स्रोत माना जाता था। शिक्षा का स्रोत भी क्या थे, यही साहित्य जो लिखे गए वही इस समय के शिक्षा के बहुत बड़े स्रोत थे। इसमें ही उन्होंने दया,
उदारता, इन सभी लक्षणों के बारे में बताया गया है और बहुत ही एकदम साफ साफ लिखा गया है। पहले साहित्य के बारे में यदि हम बात करें, है ना, प्रथम साहित्य, ये जो हमारे 3 साहित्य आए, ठीक है, मतलब पहले 3 संगम आए, 3 संगम, है ना, 3 संगम थे। तो पहले संगम के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। पहले संगम के बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि संगम क्या था, ठीक है, कि संगम क्या है। फिर उसके अलावा कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इस संगम में क्या क्या रचनाएं की गई। दूसरे संगम जो दूसरा था, इसकी कुछ रचनाएं हमारे पास मौजूद है ना, कुछ रचनाएं लिखी हुई है ना, उसे हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद उससे हमें जानकारी मिलती है। इसमें कुछ जानकारी हमको मिल जाती है ना। और तीसरे संगम जो तीसरा था, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिलती है, इसकी सभी रचनाएं, इसमें सभी महाकाव्य। इसीलिए जो महाकाव्य था पहला यहां पर देखने को मिला, पहला महाकाव्य यहां देखने को मिला और 2 महाकाव्य यहां पर देखने को मिले, दूसरे संगम में देखने को मिले, ठीक है। इसीलिए हमको यहां पर देखने को मिलता है कि इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें यदि पता है कि दूसरा संगम ये था, उसमें लिखा ही हुआ है, उसमें हमको पता है कि दूसरा संगम ये है, तो स्थिति क्या बनेगी, पहले एक और संगम हो चुका है, उस संगम के बारे में पता करा तो इसमें ही लिखा हुआ था कि पहला संगम वहां पर हुआ था। उसके अंदर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है ना। इसके साक्ष्य इसमें मिलते हैं और इसके साक्ष्य किसमें मिलते हैं, इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पहला संगम हुआ था तो उसके बाद जब दूसरा संगम हुआ तो उसमें बोला गया कि पहला संगम इसके पहले वहां हुआ था, अब दूसरा संगम हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़कर थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं यहां पर। हेलो रानी, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए अब हम और चीजें देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट है जो हमारे साथ में जुड़ते हैं, है ना, कुछ ही स्टूडेंट जुड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मुझे मेहनत करने के लिए आपने प्रेरित करा। इसके ऊपर अच्छे व्यूज आए, आपने बहुत सारा शेयर करा, है ना। बहुत सारे शेयर करने से बहुत अच्छी चीजें, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चल रहा हूं, क्योंकि एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से। प्री में भी पूछा था, मैंने आपको प्री में अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो सभी जो भी ऑनलाइन जुड़ते हैं, गुड इवनिंग उन सभी को। और वैसे तो बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं, 1 या 2 ही लाइव देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास है नहीं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें, जिससे ये डाटा बहुत लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो संगम शासन व्यवस्था को हम देख लेते हैं। संगमकालीन शासन व्यवस्था, अब संगम समय में शासन व्यवस्था किस रूप में चल रही होती थी, संगम काल में शासन व्यवस्था किस रूप में चलती है, ठीक है। तो शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में थी। शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी, एक राजा के हाथ में थी, और राजा ही शक्ति का स्रोत माना जाता था, है ना, राजा ही शक्ति का स्रोत, है ना। यदि राजा प्रमुख है और सेना के साथ खड़ा है तो सेना तत्परता से युद्ध करेगी, नहीं तो युद्ध में से सेना भाग जाएगी। यदि राजा मर जाता था तो फिर सेना वहां से पलायन कर जाती थी, भाग जाती थी, या फिर दूसरी सेना के साथ में मिल जाती थी। तो और क्या करता था, शासन के कार्यों में भाग लेता था। शासन के जितने भी कार्य होते थे उसमें भी भाग लेने का कार्य काम कौन करता था, हमारा राजा ही करा करता था, ठीक है। और राजा ही क्या है, मुखिया होता था। प्रमुख रूप से मुखिया जो है वो हमारा राजा ही हुआ करता था उस समय में। लेकिन जो राजा का जो स्थिति थी, राजा की जो स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो वो थी वंशानुगत, है ना। राजा की जो स्थिति हुआ करती थी वो कैसी थी, वंशानुगत। मतलब राजा का पुत्र, राजा का बड़ा पुत्र, बड़ा या ज्येष्ठ पुत्र, वही क्या होगा, आगे जाकर राजा बनेगा। राजा का बड़ा पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र ही आगे जाकर क्या बनेगा, राजा बनेगा। अब इस आधार पर क्या हो जाएगा, यदि राजा के पास शक्ति है, शक्ति का स्रोत है, तो यहां पर निरंकुश शासन देखने को हमको मिलेगा। निरंकुश शासन हमको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम और बात करें तो यहां से आगे की तरफ आ जाते थे, ठीक है। शाही दरबार हुआ करता था। शाही दरबार की बात करें तो शाही दरबार में जितने भी मंत्री हुआ करते थे वो भी इसमें थे,
उसके साथ में जनता को भी इसके अंतर्गत भाग लेने की अनुमति हुआ करती थी। आपने देखा है राज दरबार बहुत बड़ा लगा हुआ होता है, राज दरबार होता है, राज दरबार में लोग भी खड़े होते हैं, जैसे राज दरबार, ठीक, यहाँ पर राजा का सिंहासन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ होता था उसके ज्येष्ठ पुत्र का, यहाँ पर होता था रानी का, यहाँ पर है राजा, ठीक है, इस तरफ पुत्र है, इस तरफ रानी है, रानी भी दरबार में हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा, रानी भी एक सलाहकार पक्ष हुआ करती थी, और भी जितने पुत्र होते हैं उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे सिंहासन पे और भी बैठे हुआ करते थे, है ना, मंत्री और जितने भी सलाहकार होते थे। फिर यहाँ से क्या हुआ करता था, यहाँ पर एक एक फरियादी आता था, फरियाद करता था, यहाँ पर जो नीचे का क्षेत्र हुआ करता था इसमें जनता हुआ करती थी, ठीक है, और बाहर के क्षेत्र में भी जनता खड़ी हुआ करती थी, जो न्याय को देखती थी, न्याय को देखा करती थी। जनता भी भाग ले सकती थी, रानी भी इसमें मौजूद हुआ करती थी, ठीक है। अब राजा इतने अच्छे थे, है ना, राजा कोई शक्ति का शासक, शक्ति का स्रोत माना जाता था, है ना, इसीलिए अभी तक कोई भी राजा को पद से नहीं हटाया गया था। ऐसा नहीं हुआ था किसी राजा को पद से हटाकर कोई और राजा बन गए, ऐसे कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मतलब शासन व्यवस्था लोगों की मर्जी पर थी, है ना, कि शासन कैसा हो, लोगों की मर्जी से हो, बढ़िया हो, शानदार हो, ठीक है, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, ऐसे शासन की व्यवस्था जनता चाहती थी और वैसा शासन चल भी रहा था, ठीक है। चलिए अब हम स्थिति देख लेते हैं राजा की, है ना, राजा की स्थिति देख लेते हैं कि राजा का कार्य क्या था, ठीक है। राजा सिंपल से सीधे सीधे हम बात करें तो निरंकुश, राजा निरंकुश हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास संपूर्ण शक्ति राजा के पास ही थी, है ना, संपूर्ण शक्ति जो थी वो राजा के पास ही थी, और वंशानुगत था, वंशानुगत था। क्योंकि यदि राजा का पुत्र देखेगा कि मैं तो राजा बनने वाला हूं, तो पिताजी के कार्य देखेगा कि पिताजी ऐसे ऐसे काम करते थे और उसके अलावा एकदम इतनी पावर हो सकती है, तो वो थोड़ा सा एक कदम आगे ही रहता है। आपको पता है कि गुरु से चेला एक कदम आगे निकलता है और फिर थोड़ा सा और भी सोचता है ना, और किसी भी नियम से रोक नहीं लगाई जा सकती थी उसकी शक्ति पर, है ना, शक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी, वंशानुगत प्रवृत्ति को भी नहीं रोका जा सकता था, इसलिए राजतंत्र क्या था, निरंकुश था, ठीक है। उसके अलावा राजा ही नियम और न्याय का स्रोत भी हुआ करता था। राजा ही नियम बनाता था और न्याय भी क्या करता था, राजा करता था, ठीक है। और शाही व्यवहार का भी उससे क्या की जाती थी, उपेक्षा की जाती थी कि राजा भी एक शाही व्यवहार करेगा, पूर्ण रूप से शाही व्यवहार को ही चलाएगा, ठीक है, शाही व्यवहार। फिर उसके अलावा जनता, ठीक है, जनता की भलाई के लिए भी कार्य करेगा, ठीक है, और वैसा ही कार्य राजा करता रहेगा, ठीक है। जनता की भलाई में और भी चीजें आती है, रक्षा करना, फिर उनकी आर्थिक स्थितियों को समझना, ठीक है, कर व्यवस्था का ध्यान रखना, फिर उसके बाद कृषि क्षेत्र को भी ध्यान रखना, ठीक है, कृषि क्षेत्रों को भी ध्यान रखना, ठीक है, दंड भी देना, दंड देना, मतलब जिनको दंड देने की आवश्यकता उन्हें दंड, जिनको पुरस्कार देने की आवश्यकता उन्हें पुरस्कार, ठीक है। राजा जो था वो एक स्वतंत्र था, है ना, स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा, ये स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा, कोई रोक टोक उसको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसको सलाह देने के लिए सलाहकार होते थे, ठीक है, लेकिन उनकी सलाह मानना जरूरी नहीं था, सलाह मानना आवश्यक नहीं, उनकी सलाह मानना इसके लिए आवश्यक नहीं था, ठीक है, कि वो सलाह दे, है ना। उसके अलावा राजा को माना जाता था कि राजा जो है उसके पास दैवीय गुण है ना, कैसे गुण है, दैवीय गुण है। अभी मैंने आपको बताया शक्ति का स्रोत है ना, इसलिए राजा को पूजा भी जाता था, ठीक है। उस समय राजा की बहुत महत्ता हुआ करती थी, और जैसे जैसे मुगल शासन की तरफ हम बढ़ेंगे तो राजा की महत्ता को आप सीधे कम होते हुए देखेंगे, है ना।
सीधे सीधे धीरे धीरे राजा की महत्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम उसको निरंतर रूप से ऐसे इस प्रकार से देखते चलते हैं। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि राजा के साथ में क्या हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, है ना। राजा के साथ में मंत्री हुआ करते थे, जो क्या करेंगे, वो सलाह देते थे। पहली चीज सलाह देते थे, ठीक है। उसके अलावा कार्य करते थे, मतलब कार्य किसमें करेंगे, विभाग। कुछ विभागों में अलग अलग, सबको अलग अलग राजा बना दिया, मतलब मंत्री बना दिया जाता था, सलाह देने के कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन इनका प्रभाव नहीं था, प्रभाव नहीं था, है ना। अधिक प्रभावित राजा को नहीं कर पाते थे, मतलब राजा ने जो सलाह, राजा को सलाह दी, राजा ने मानी नहीं मानी, है ना, उनकी जैसी इच्छा, है ना, तो कोई प्रभाव इसके ऊपर राजा का नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अन्य चीजों के बारे में बात करें तो राजा तो हो ही गया, है ना। तो राजा के बाद अन्य क्या हो जाते थे, राजदूत। राजदूत कौन होते थे, अन्य दरबारों में, अन्य दरबारों में जो अधिकारी होता था राजा का, अन्य दरबारों में जो अधिकारी होता था, राजा एक व्यक्ति को राजदूत बना के भेज देता था कि यार तुम हमारा जो पक्ष है वहां पर हमेशा रखा करो, ठीक है, हमारा पक्ष हमेशा वहां पर रखा करो। तो राजदूत, जैसे हम भारत के राजदूत जैसे अमेरिका में है, यूरोप में है, रशिया में है, सभी जगह भारत के राजदूत बैठे हुए, ठीक है। तो राजदूतों के अलावा क्या हो जाता है, गुप्तचर। गुप्तचर, गुप्तचर एक क्या है, राजा की आंखें हुआ करते थे, है ना। राजा की एक तरह से चोरी छुपे राजा की जितनी भी चीजें हैं, है ना, उनको बताना कि राज्य में ये चल रहा है, राज्य में वो चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये रक्षा, है ना, सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा, युद्ध, युद्ध, इन सब चीजों में काम आते थे। रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, कौन से खतरे आ रहे हैं, आने वाले हैं, सुरक्षा करना मतलब राजा के अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना, युद्ध में बारे में जानकारी, कोई गद्दार तो नहीं है, गद्दारी तो नहीं कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी निकालना किससे प्राप्त होता था, इन्हीं सब चीजों से प्राप्त हो जाता था, ठीक है। यदि ग्राम क्षेत्र में बात करें, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो वहां पर एक सभा हुआ करती थी, है ना। ग्रामीण जनता की क्या हुआ करती थी, सभा, है ना। वही यहां पर क्या करती थी, न्याय और प्रशासन, था राजा के अंतर्गत ही, है ना, वो सभा ही क्या करती थी, यहां पर न्याय और प्रशासन का कार्य करती थी। ग्राम क्षेत्र में, नगरों में जो नगर था, है ना, नगर में नगर पालिका, नगर पालिका जैसी संस्था हुआ करती थी, नगर पालिका जैसी संस्था थी, वो ही पूरी तरीके से यहाँ पर कार्य देखती थी, है ना। अब उस समय नगर पालिका कार्य क्या है, जैसे अभी क्या है, सफाई अभियान चलाना, सड़कों के गड्ढे भरना, सड़कों को देखना, सड़कों को बनवाना, नालियां बनवाना, नालियां साफ करवाना, सब कुछ ये उनका ही काम है, नगर पालिका नगर निगम का। वैसे ही उस समय भी ये कुएं खुदवाना, है ना, खेत की माप लेना, खेत की माप लेना, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करवाना, ठीक, बीजों की उपलब्धता, फिर उसके बाद कर वसूली करना, और ये सब नगर पालिका का काम था, और वो भी छोटे छोटे काम जितने भी हो जाते थे, ठीक है, नगर पालिका भी हुआ करते थे। उसके अलावा न्याय की बात करें तो न्याय कौन करता था, राजा करता था, न्याय करता था राजा, ठीक है। न्याय की बात करें तो कानून व्यवस्था में न्याय राजा करा करता था। उसके अलावा क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र में न्याय की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में न्याय जो होगा, ग्रामीण क्षेत्र में न्याय जो होगा वहां की संस्था करा करती थी। ग्रामीण क्षेत्र में न्याय कौन करेगा, वहां की संस्था न्याय करेगी, करेगी, ठीक है। लेकिन प्रमुख कौन है, प्रमुख तो राजा ही है ना। यदि आपको लगता है कि ग्राम में छोटे मोटे न्याय, छोटी मोटी चोरी हुई या फिर थोड़ी कुछ भी हुआ तो उसके लिए न्याय करते थे, लेकिन न्याय व्यवस्था जो थी वो कठोर थी। न्याय व्यवस्था जो यहां पर थी कठोर थी, बहुत अत्यंत कठोर थी। यदि किसी व्यक्ति ने चोरी करी तो उसका सर काट दिया जाता था, ठीक है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया या फिर अंग भंग कर दिया तो उसका भी अंग भंग कर दिया जाता था, चोरी के लिए सर काट दिया जाता था। और ऐसी मतलब खतरनाक युद्ध ठीक है, चोरी करने पे सिर काट दिया जाना भयंकर अपराध माना जाता था। मिलावट करना,
चोरी हो गया, मिलावट हो गया, ठीक है, उसके अलावा जेल भेजना, यातना देना, कोड़े मारना, ये सब यहाँ पर भयंकर व्यवस्था थी। और इस समय की जनता मानती थी, जनता का मानना था, जनता क्या मानती थी कि उस समय, है ना, जनता का मानना था कि दंड देना आवश्यक है, दंड आवश्यक है ना, जितना कठोर दंड दिया जाएगा उसी से नियंत्रण में रहेंगे लोग, है ना। तो क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या दंड देना अत्यंत आवश्यक है? किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, मारा, तो क्या उसे भी मृत्यु दंड दिया जाए या नहीं दिया जाए? ये विधान भी हमारे पुराणों में भी लिखे हुए हैं, है ना, ये पौराणिक रूप से ही हम बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो कि दंड दे दिया जाए? किसी व्यक्ति ने किसी का हाथ काट दिया, या फिर हाथ काट दिया, या फिर तलवार से उसका सिर काट दिया, तो क्या उसका सिर काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए, अंग भंग कर दिया जाए, है ना। या फिर किसी ने चोरी करी तो क्या उसके हाथ काट दिया जाए, कितने समय की सजा दी जाए, ठीक है। या फिर छोटा मोटा कोई अपराध करा, जैसे बलात्कार जैसा कोई अपराध करा, तो क्या उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास और ऐसे अत्यंत कठोर, या फिर उसको यातनाएं दी जाए, है ना, अत्यंत कठोर दंड दिया जाए। तो आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट निकालने के लिए होंगे। ये एथिक्स में, नीति शास्त्र में बहुत काम आता है, नीति शास्त्र। उसके अलावा नीति शास्त्र में भी आपको काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा दर्शन में भी काम आएगा। कोई दर्शन में बताते हैं कि हाँ ठीक है, कोई दर्शन में नहीं बताते हैं कि ठीक नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से ही विचार लिखने हैं। तो ये प्रश्न लिखकर लाइएगा, बता भी सकते हैं मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर 8602100525, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर आप डाल सकते हैं आपके प्रश्न जो लिखे हुए हैं, मैं आपको चेक कर कर बता भी दूंगा उसमें क्या कमी है ना। लेकिन लिमिटेड लिखिए, है ना, जो हमारे कितने 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, 2, 7 और 10 मार्कर के हिसाब से इनको आप प्रश्नों को आपको लिखना है। तो क्या दंड देना आवश्यक है ना। इसके आगे फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब आपको बताना है कि किस समय पे कैसा दंड विधान चलता था, यह आपको देखना है। तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी तीनों चारों जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, सभी का स्वागत है मैप माइंड्स पर। तो चलिए, हम यहाँ पे इतिहास कवर कर रहे हैं, संगम काल हमारा चल रहा है, ठीक है। आप जो जुड़े हैं बहुत ही एकदम अंतिम क्षणों में जुड़े हैं, इसको पूरा देखिएगा। इसके पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, 9 वीडियोस इसके ऊपर आ चुके हैं। ये 10वां है हमारा आज संगम काल। इसका एक हिस्सा आज करवा रहा हूं, एक हिस्सा कल करेंगे हम इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी, इसमें दीवानी, है ना, कैसे दीवानी मतलब जमीन जायदाद से संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो दीवानी होते हैं। और बाकी क्या होते हैं, फौजदारी, है ना। दीवानी किससे होते हैं, जमीन, है ना, जमीन जायदाद से संबंधित होते हैं। और फौजदारी मुकाबले जो मुकदमे जो होते हैं, मुकदमे जो होते हैं वो किसी अपराध से संबंधित होते हैं। जमीन का बंटवारा और ये सब हो गया तो वो इसमें हो गए, है ना। पिता पुत्र के बीच में जमीन का बंटवारा हो गया, फिर जमीन का विवाद हो गया, वो सब उसमें। फौजदारी में कौन से हो जाएंगे हमारे, आपराधिक मामले, किसी ने किसी को मारा, चोरी करी, है ना, हर तरीके के मामले इसके अंतर्गत आपराधिक रूप से फौजदारी में आते हैं। दोनों प्रकार के मामले यहाँ पर, लेकिन फौजदारी मामले यहाँ पर अत्यधिक आया करते थे, ठीक है। राजस्व व्यवस्था की बात करें, राजस्व व्यवस्था की यदि यहां पर हम बात करें तो राजस्व व्यवस्था कैसी थी, है ना। अनेक प्रकार के कर यहां पर लगाए गए थे, ठीक है। सर्वप्रमुख कौन सा कर होता है, आपको खुद ही पता है, जो भूमि कर है ना, भूमि कर, ठीक है। भूमि कर जो हमारा है वो सर्वप्रमुख हुआ करता है, भूमि कर जो है सर्वप्रमुख हुआ करता है। और वो उपज का कितना लिया जाता है, भूमि पर जितना भी उपजता है उसका 1/6 भाग। यदि आपने एक ढेर इतना बड़ा उपजाया, ठीक है, इतना बड़ा आपने उपजाया, तो उसके कितने भाग बना लो, 6 भाग बना लो, बरोबर क्या कर लो, 6 भाग कर लो, ठीक है। ये 6 भाग हो गए, उसमें से 1 भाग क्या चले जाएगा, कर के रूप में चले जाएगा, और बाकी 5 भाग आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। या आप इसको बेच सकते हैं या फिर रख सकते हैं अपने पास ही और अपने जीवन बसर के लिए उपयोग कर सकते हैं। मतलब ज्यादा खतरनाक व्यवस्था नहीं थी यहां पर कर की, ठीक है। उसके अलावा राजा राजस्व कर
कर मुक्त भूमि को भी राजा प्रदान करता था, है ना। कर मुक्त भूमि को भी राजा यहां पर प्रदान करता था। उसके अलावा और भी राजस्व के तरीके थे, जैसे सीमा शुल्क। सीमा शुल्क भी मतलब विदेश से जो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया विदेश व्यापार ग्रीक से भी होता था, विदेश व्यापार, ठीक है। सिंधु सभ्यता में होता था तो यहां तो होता ही होगा, ठीक है। तो विदेश व्यापार यहां पर हुआ करता था और विदेश व्यापार से जो शुल्क मिलता था, है ना, उसको भी यहां पर लिया जाता था, ठीक है। रोम हो गया, मिस्र हो गया, बर्मा, मलाया, जावा, रोम, मिस्र, बर्मा, मलाया, ठीक है, और जावा, यहां से हमारा व्यापार हुआ करता था। उसके अलावा युद्ध में लूट का माल भी क्या हुआ करता था, एक प्रकार का राजस्व ही हुआ करता था। जैसे दूसरे राजा का खजाना है, हमने उसको लूट डाला, जैसे ही लूट लिया तो क्या हो गया, हमने उसको अपने साथ में रख लिया। तो लूट का माल भी क्या हुआ करता था, एक प्रकार से हमारे पास खजाना ही हुआ करता था, वही हमारे राजस्व में भी उसको जोड़ा जाएगा। तो राजस्व व्यवस्था फिर इस प्रकार से यहां पर थी। तो हमने कहां तक देखा, राजस्व और आर्थिक व्यवस्था थोड़ी बहुत हमने देख ली है ना, किस प्रकार से चलती थी। इसके आगे हम आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, है ना, आगे हम देखेंगे आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धर्म और शिक्षा। इसके बाद में इसके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 मार्कर यहां से देखेंगे, है ना। 3 मार्कर जो थे वो 2 मार्कर बन चुके, 7 मार्कर जो 5 मार्कर थे 7 मार्कर बन चुके, और 10 मार्कर जो 11 मार्कर थे वो बन चुके हैं। ये क्वेश्चंस पे हम डील करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं पूरे बताऊंगा कि इसमें से कौन कितने बन रहे हैं, अरे ज्यादा नहीं बन रहे, कम ही बन रहे सामान्य रूप से, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही, है ना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए मैप माइंड्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। हम पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में इतिहास कवर करेंगे। 3, 5, 11 मार्कर नहीं, अब हम 2, 7 एंड 10 मार्कर्स को फोकस करेंगे, है ना। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कंसंट्रेशन रखिए, बहुत सी चीजों को देखते चलिए, है ना। जितना देखेंगे उतना ही आपको उतना अच्छा समझ में आता चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैप माइंड्स के इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो देखिए, मजे करिए। और भी चीजें मैं आप लोगों को अभी तो देखो मैपिंग के हिसाब से बताना अभी उपयुक्त नहीं हो रहा है। जैसे ही मैपिंग के हिसाब से उपयुक्त होगा वैसे ही मैं यहाँ पर बहुत सारे मैप डाल दूंगा आपके सामने, वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिट वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।